आसान किश्तें और कम ब्याज दर। लोन लेकर मैंने भी खरीद लिया एक घर, अब चुका रहा हूँ जिंदगी की किश्तें खुद डेली काम कर कर। शायरी कुछ बढ़िया बनी नहीं, पर शायरी से तुम समझ गए होंगे कि आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर चालू हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हमने पहले क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों का अंतर क्या होता है, बारीकी से एक एक चीज समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझेंगे और धीरे धीरे चैप्टर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और पूरे जो हमारा चैप्टर बेस्ड रहेगा वो आरपीएफ का जो पेपर है उसके लेवल पे बेस्ड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक चीज है, जो चीजें मुझे पता होनी चाहिए ब्याज के लिए, सबसे पहली है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं शिवानी? सर हाँ बताओ। जैसे कि मैंने आपसे पैसे उधार लिए तो आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, तो ठीक। हमारा मूलधन जो भी पैसा उधार लिया या दिया जाता है वो मूलधन कहलाता है। तो प्रिंसिपल हो गया जितना पैसा उधार लिया गया है या दिया गया है। अब जब मैं किसी से पैसा लूं तो मैं उससे बोलूंगा ना कि भाई कितने ब्याज की दर पे पैसा ले रहे हो, 4%, 5%, तो ये इसको बोला जाता है दर। और ज्यादातर जो क्वेश्चन में रहती है हमारी दर सालाना रहती है। कई बार वो कहता है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, कई बार बोलता है तिमाही में, तो वो सारी चीजें, छमाही, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। और समय होता है, अब मेरे से तुमने 10,000 रुपए लिया तो मैं पूछूंगा ना वापस कब करोगी, तो वो साल तुम बताओगी, 1 साल, 5 साल, 6 साल, वो जो भी चीज हमारी चीज डिसाइड होगी। तो ब्याज निकालने के लिए हमें ये 3 चीजें चाहिए होती है, मूलधन, दर और समय। अगर ये साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज की एक खास बात होती है, जैसे मान लो ये 10,000 रुपए किसी ने मेरे से उधार लिया, ठीक है। अब पहले साल मान के चलो उसने मुझे 100 रुपए ब्याज दिया, ये उसने फर्स्ट ईयर ब्याज दिया मुझे कितना, 100 रुपए। तो दूसरे साल भी कितना देगा अगर ब्याज की दर ना बदले? 100 रुपए। और तीसरे 100 रुपए। और आने वाले ऐसे कई सालों तक भी बोल दूं, n ईयर तक बोल दूं, तो कितना रुपए देता रहेगा? 100 रुपए। तो ये होता है साधारण ब्याज कि हर साल ब्याज सेम होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर आ जाता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। इतनी बातें क्लियर होंगी, ये सारी बेसिक टर्म्स। अब हम देखते हैं कि क्या अंतर आएगा इसमें। सबसे पहले यहां देखना, किसी से मैंने उधार लिया अगर 10,000, इस चैप्टर में पहले ये डिनोट कर दूं, प्रिंसिपल को मैं पी से शॉर्ट में लिखूंगा। किसी ने मेरे को दिया है 10,000 रुपए उधार और ब्याज की दर उसने बोला 10% लगेगी, और समय पहले रख लेते हैं चलो 1 साल का ही, धीरे धीरे बढ़ा दूंगा, पहले 1, फिर 2 और फिर 3, तीनों एक ही टेबल में समझा दूंगा मैं। अब यहाँ देखना, पेन कॉपी छोड़ के पहले इसको सिर्फ समझना। अगर किसी ने कितना रुपए उधार लिया मेरे से? 10,000, तो ब्याज में कितना लगा रहा हूँ? 10%। तो जब यहाँ पे पहले फर्स्ट ईयर का ब्याज निकाल रहे हैं, ये लिखा फर्स्ट ईयर का ब्याज, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। भाई जिसको नहीं पता इस तरीके से निकालना, 10,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो में ये कितना आ गया? 1,000। लेकिन आज के बाद कभी भी 10% निकालना हो तो सीधे हाथ की तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट मारना, डायरेक्ट वही 10% होता है। 10,000 का 10% पूछा तो यहाँ से एक अंक के बाद पॉइंट मार दिया तो कितना आ गया? 1,000 आ गया ना। कल के दिन ऐसे में बोलता 35-75 का 10%, तो कितना हो जाता? 357.5। चलो वो हमारा विषय नहीं, हमारा ये। तो 10,000 पे उसने कितना परसेंट ब्याज दिया? 10% ब्याज दिया। तो पहले साल कितना ब्याज दे दिया? 1,000 रुपए। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं। अब अगर साधारण ब्याज होता तो भी कितना देता वो? 1,000। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो भी कितना देगा? 1,000। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पता चला, ब्लू कलर का मार्कर है, ठीक है चलो कोई नहीं, इधर देख लेते हैं। तो यहाँ ये रही, तो यहाँ से मुझे कॉमन पॉइंट ये पता चला, इसको नोट बना के भले लिख लेना, कि फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई हमेशा सेम होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सेम होता है पहले साल का। अब आता हूं मैं दूसरे साल पे, यहां देखना सेकंड ईयर की बात है। अगर ये साधारण ब्याज होता तो कितना रुपए ब्याज मिलता दूसरे साल? 1,000, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम मिलता है। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो अंतर समझते क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला ये कहता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे मूलधन पे ब्याज दोगे, तो मूलधन कितना था? 10,000, और ब्याज की दर क्या डिसाइड हुई? 10%। तो वो इस 10,000 पे कितना परसेंट देगा? 10% ब्याज। तो कितना आया? 1,000। यहाँ पे आगे अब क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो अब पहले साल कितना ब्याज मिला था? 1,000 रुपए। तो इस पे भी 10% ब्याज देना पड़ेगा दूसरे साल में, इस पे भी कितना परसेंट देना पड़ेगा? 10%। तो यानी कि 100 रुपए। फिर से बताता हूँ, दूसरे साल क्या हुआ? पहले मूलधन पे ब्याज और फिर ब्याज पे ब्याज।
क्लियर है? और तो कोई ब्याज नहीं है पहले साल ब्याज देने के लिए, तो यहीं रुक जाएंगे। अगर मान लो ब्याज 3 साल के लिए निकालना होता, थर्ड ईयर, मूलधन पे ब्याज फिर देना पड़ता, तो यानी मूलधन पे ब्याज तो हर साल देना पड़ता है, तो कितना आता है? 1000। ये भी कितना आ गया? 10%। अब बड़े ध्यान से देखना, अब सबसे पहले जैसे उसने 3 साल, तीसरे साल में पहुंचा, तो मैं तो कहूंगा भाई पहले साल के ब्याज पे ब्याज दे। वो कहेगा भाई दे तो दिया था। मैं कहूंगा जितनी बार साल बढ़ेंगे हर बार हर एक ब्याज पे ब्याज चाहिए मुझे। तो अब वो इस 1000 पे फिर 10% ब्याज देगा मुझे। 1000 पे 10% ब्याज देगा, जो कि कितना होता है? 100 रुपए हुआ। अब पहले साल और कोई ब्याज है देने के लिए? नहीं। अब मैं उसको बोलूंगा भाई दूसरे साल पे आ जा, इसका भी ब्याज दे। यानी जिस साल का ब्याज निकाल रहे हैं उससे ऊपर के जो ब्याज है, हर किसी साल पे ब्याज मिलेंगे। तो इस 1000 पे भी उसने कितना दिया? 100 रुपए। 10% यानी 100 रुपए। अब और कोई ब्याज है दूसरे साल? बिल्कुल है, ये 100 रुपए। ये भी तो दूसरे साल का ब्याज है ना? देखो दूसरे साल में एक तो 1000 ब्याज है और एक ये 100 रुपए ब्याज, तो इस पे भी 10% लूंगा मैं। 10 रुपए। बिल्कुल 10% लिया, 10 रुपए। कितने रुपए लिया? 10 रुपए। और कोई ब्याज है दूसरे साल? अब नहीं है, तो यहाँ रुक जाऊंगा मैं। तो मेरे से अगर कोई अब पूछता है कि भाई मुझे 3 साल का ब्याज बता, 1000 1000 1000 कितना हो गया? 3000, 100 100 100, 300 और 10 रुपए, तो कितना ब्याज हो गया? 3310, 3310। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है एक बार फिर जल्दी बताता हूँ। वो कहता है पहले मूलधन पे ब्याज और फिर हर एक ब्याज पे ब्याज। तो पहले देखो पहले साल मूलधन पे ब्याज दिया और तो कोई ब्याज था नहीं पहले साल देने के, तो इसलिए मैं सिर्फ 1000 देके रुक गया। इसी कारण से CI हो चाहे SI हो, साधारण चक्रवृद्धि पहले साल का हमेशा सेम होता है। अब दूसरे साल को देखते हैं। जब दूसरा साल आया तो मैंने पहले मूलधन पे दिया 10%, फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज दिया 10%। अब जब तीसरा साल आया तो फिर से मूलधन पे दिया, फिर पहले साल का ब्याज, फिर दूसरे साल का ब्याज, फिर तीसरे साल का ब्याज। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ये टेबल क्लियर है? अब बार बार ये टेबल बना नहीं सकते हम, है ना? तो इसी को आसान करने के लिए कुछ कोड बनाए गए हैं, उस कोड को देखते हैं इसी के माध्यम से। मुझे एक चीज बताना, मिटाऊंगा नहीं मैं। 1000 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? और 1000 है क्या? किस पे ब्याज है ये? मूलधन पे, प्रिंसिपल पे। तो तुमने कहा जी प्रिंसिपल पे 3 बार कितना आया? 3 बार 1000 आया। 1 2 3। उसके बाद 100 कितनी बार आया? 2 बार। 3 बार। 100 भी कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 बार। और 10 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है। अब ये है 3 साल का कोड। 3 साल का कोड, 3 ईयर का कोड। कोड कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा। कोड क्या हो गया 3 साल का? 331। इस कोड का क्या मतलब है ये समझते हैं। अब मान लो मेरे को एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है 10,000 पे 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज बताओ। अब मुझे एक चीज पता है 3 साल का कोड क्या होता है? 331। मैं डायरेक्ट कैसे करता? मैं कहता सबसे पहले जो लाइन होती है इसमें ये हमेशा प्रिंसिपल पे ब्याज की होती है। जो पहली लाइन है ये किसकी पे? प्रिंसिपल पे ब्याज। तो 10,000 पे 10% ब्याज दिया तुमने, कितना आएगा? 1000। कितना है? 1000। अब उसके बाद ब्याज की दर जितनी होगी ना हर साल उतना ब्याज देते रहना। इस 1000 पे फिर 10% देना, कितना हो गया? 100। और इस 100 पे 10% देना, कितना हो गया? 10 रुपए। तो 3 बार 1000 आया, कितना आया? 3000। 3 बार 100 300 और 1 बार 10 3310। तो क्या मुझे टेबल बनाना पड़ा? नहीं, मेरे को कोड से डायरेक्ट इसका आंसर जल्दी मिल गया कि 331। तो कोड क्या हो गया? 331, 3 साल का। ऐसे ही 2 साल का एक बार कोड लिख रहा हूँ। 2 साल का कोड देखना, बिल्कुल सही। 2 साल का कोड क्या कहता है? 1000 कितनी बार आया? 2 बार। ये क्या है? प्रिंसिपल पे ब्याज। इसके नीचे लिख देता हूँ थर्ड ईयर, चलो ये लिख देता हूँ। तो 2 और 100 कितनी बार आया? 1 बार। तो सबसे पहले प्रिंसिपल पे निकालूंगा मैं 10,000 पे 10%, कितना आएगा? 1000। और इस 1000 पे 10% 100। तो 2 बार 1000 कितना आ गया? 2000 प्लस 1 बार 100 100, कितना आ गया? 2100। तो क्या टेबल के थ्रू भी यही ब्याज बैठा था? 1000 1000 100 2100। तो 3 साल का कोड ये रहा, 2 साल का कोड ये रहा। कल के दिन 4 साल का आ जाता है तो 4 साल का कोड यहाँ लिख देता हूँ। 4 ईयर का कोड 4641। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10,000 पे 10%, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 1000। ये प्रिंसिपल पे ब्याज है। फिर इस 1000 पे 10% 100, फिर इस 100 पे 10% 10 और 10 पे 1% 1, 10 पे 10% 1। बस 10% निकालता गया क्योंकि ब्याज दर कितनी थी? 10। तो 4 बार 1000 400 10 40 और सर 600 आएगा। ओ सॉरी, हाँ ये 6 बार 100 है, सॉरी 600। कितना है? 600। 4 बार 10 40, 1 बार 1 1।
तो कितना आ गया 4641। तो इतना बड़ा क्वेश्चन वो मेरे से कल के दिन बोलता कि 10,000 पे 4 साल का ब्याज होता हूँ, मैं कोड दिमाग में लगाता 4641 और बस 10% निकालता रहता और सीधा आंसर देता 4641। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम इस टेबल को याद नहीं करोगे। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे CISI के कि 2 साल के CI का 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो बताओ मूलधन कितना है, उसमें इस टेबल का यूज पड़ेगा। ये पूरी चीज क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। प्रिंसिपल जैसे मैंने ले लिया 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एक चीज समझानी है इसलिए थोड़ी चीजें सेम रखना हूँ। टाइम यही मान लो 3 साल का, क्योंकि उसमें सारे कोड बन जाएंगे 3 2 साल के। अब यहाँ देखना 3 साल का कोड होता क्या है मुझे बता दो। 331। अब टेबल जल्दी कैसे बनाना है उस कोड से ही समझते हैं। 331 का मतलब क्या है, पहले 3 बार चीजें जो आएंगी वो सेम आएंगी। इधर देखो ऐसे लिखना, जब एग्जाम में टेबल बनाओगे ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अभी 3 साल का कोड तुमने खुद बोला कितना है 331। तो सबसे पहले 3 का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल पे ब्याज 20,000 का 10% 2000। तो जैसे ही मैंने यहाँ 2000 लिखा ना, तो वो कोड ही 3 इसलिए है कि 2000 कितनी बार आने वाला है, 3 बार। तो मैंने बिना सोचे समझे जल्दी से ये बना दिए 3 बार। और एक चीज याद रखना, ये पहली वाली लाइन हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होती है, साधारण ब्याज की। तो ये हर बार सेम आएगी, हर साल। जैसे यार जो भी वैल्यू लोगे ना हर साल वो सेम आएगी, अनलेस एंड अनटिल, जब तक ये ना बोला जाए ब्याज की दर हर साल बदल रही है, और वो भी केस का ही है। लेकिन अगर ब्याज की दर सेम है, बोला 10% से 3 साल, कोड है 3। अगला फिर कोड क्या है 3, तो 2000 का 10% 200। अब ये भी 3 है तो कितनी बार आएगा 3 बार, और फिर 1 तो 200 का 10% 20। अब ये टेबल ज्यादा जल्दी बना पहले के कंपैरिजन। तो मुझे बस ये पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू क्या है। ये वैल्यू कहाँ से आई, इसका 10%, ये कहाँ से आई, इसका 10%, ये इसका 10% और ये इसका 10%। अगर मेरे दिमाग में ये चीजें क्लियर है भाई, तो यकीन मानो CI चैप्टर में कुछ नहीं बचा। ये कोड बहुत अच्छे हैं। 331 के हिसाब से 3 साल का कोड बन गया। तो ब्याज कितना हो गया 2 4 6 और 6200 6620 6620 ब्याज हो गया। मूलधन कितना है 20,000। कल के दिनों में से मिश्र धन पूछ लेता। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था 20,000, ब्याज कितना है 6620, तो कितना आ जाता है 26,620। ये मेरा मिश्र धन आ जाता, अमाउंट आ जाती है। क्या ये बातें क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर है तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। कोड जरूर याद रखना, और याद करने का तरीका देख लो। जैसे 2 साल का बोल रहा हूँ, 2 ईयर का, तो 2 साल की बोल रहा हूँ, 2 ही वैल्यू आएंगी और स्टार्ट भी कहाँ से होगा 2 से। तो क्या आ गया 2 1। अब 3 साल का कोड बोल रहा हूँ, तो कितनी वैल्यू आएंगी 3, स्टार्ट भी कहाँ से होगा 3 से, तो 3 3 1। 4 साल का 4 6 4 1। क्लियर है? अब कोई इसमें बोले कि भाई 5 साल का 6 साल का 7, तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, इससे ऊपर के नहीं पूछता है चीजें, इन्हीं में पूछता है। 2 3 4 में ही वो तुम्हें बहुत चीजें घुमा देगा, लेकिन इतना ही पूछेगा। अगर वो पूछता है कि 10 साल का 20 साल का 50 साल का, तो वो अलग क्वेश्चन होता है, वो भी हम देखेंगे। इसको नोट आउट करो। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए तुमने देख लिया कोड है, ठीक है। अगर वो बोलते 2.5 साल 2 सही 3/4 साल ऐसी चीजें बोलते हैं, तो इसको कैसे करना है? अब टेबल देखो जल्दी से बनेगा। उसने बोला है 2.5 साल, ठीक है। मूलधन 10,000 और ब्याज की दर 10% सालाना, या अभी तक सालाना चल रही है, पर एनम सालाना ब्याज दर। अब मुझे एक चीज बताना, अगर 2.5 साल का ब्याज निकालना है मुझे कोड के हिसाब से, तो मिनिमम कितने साल का तो निकालना ही पड़ेगा, 2 साल का है ना। 2 का तो निकालना पड़ेगा, पर 2 से ज्यादा हो गया ना 2.5, तो 3 का अगर मैं निकाल दूं तो ज्यादा आसानी रहेगी मुझे। एक तो 3 साल का कोड क्या होता है 331, तो 10,000 का 10% निकाला पहले साल, कितना आया 1000। अब जैसे ही 1000 आया तो मुझे पता है ये 3 जगह आएगा, तो मैंने जल्दी जल्दी 1000 लिख दिया। इसमें टाइम लगेगा नहीं। अब अगला कोड है 3, तो 1000 का भी 10% 100, तो ये भी 100 100, और अब 1 यानी 331 यानी 10। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं कहता 3 साल का बताओ, तुम कहते ये रहा ब्याज, 2 साल का कहते तुम कहते यहाँ तक रुक जाओ, पर मैंने इन दोनों के बीच में पूछा है। अब ये चीज बताना, ये जो ब्याज है तीसरे साल का ब्याज है, तो अब उसने 2.5 बोला है, तो 2 साल तो पूरे का पूरा, पर इसका आधा चाहिए मुझे, क्योंकि 2.5 साल क्या होता है, अगर इसमें आधा और जोड़ देता तो पूरा 3 बन जाता। उसने आधा साल बोला है, 2 1/2 ईयर यानी आधा साल, तो इस ब्याज को आधा कर दो, 500 50 50 और 5, तो 2.5 साल का ब्याज क्या बन गया 1000 2000 2500, है ना, 2500 और 2600 2705 रुपये। कितना बन गया 2705 रुपये का ब्याज बन गया। तो CI कितना बना, जो क्वेश्चन ने पूछा था हमसे 2.5 साल का 2705 रुपये। इतनी बात क्लियर है? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे?
अब मुझे एक चीज बताना, एक तुमने सक्सेसिव का तरीका पढ़ा होगा, इसमें भी लग जाता है। ब्याज की दर कितनी है? 10% है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कोई चीज 10 थी, एक ब्याज मिला तो कितनी हो जाएगी? 11। दूसरे साल भी सेम कहानी, 10 से 11। पर तीसरे साल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तीसरे साल पूरा आया ही नहीं। कितना साल आया? आधा साल। अगर साल आधा हो गया तो ब्याज की दर भी क्या हो जाएगी? आधी। क्यों हो जाएगी समझते हैं। 10% पूरे साल का मिल रहा है, तो आधे साल का कितना मिलेगा? 5। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20, यानी 20 से 21 हो गई। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करी, कितना आ जाएगा ये? 2000। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? हाँ, तो इससे अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना, 21 × 11 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 231। और 231 × 11 कर दूंगा तो 2 1 4 5 2541। ये आया। अब तुम्हारे हिसाब से कितना ब्याज आया? 541 ब्याज आया ना भाई। 2000 मूलधन था और 2541 मिश्रधन बन गया, तो ब्याज कितना बना? 541। असली में मूलधन था कितना? 10,000, यानी 2000 का 5 गुना। तो 541 का भी 5 गुना करोगे तो 2705 आता है। तो ये दोनों तरीके हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा सही ये तरीका बैठ रहा होगा तुम्हारे लिए। ये समझ नहीं आया, इसको देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 10%। 10% का मतलब होती है फ्रैक्शन वैल्यू 10/1, यानी ये प्रिंसिपल लिख दूं और यहाँ अमाउंट लिख दूं, मूलधन और मिश्रधन। तो अगर मैं किसी को 10 रुपए दूंगा तो वो 1 रुपया ब्याज लौटाएगा, कितना देगा? 11 एक साल में। दूसरे साल भी ब्याज दर क्या रही? 10%। तुमने कहा 10 दूंगा तो कितना लौटाएगा? 11। लेकिन तीसरा साल क्या पूरा आया? नहीं, आधा आया। तो ब्याज की दर 10% साल का निकला, तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 5। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20, यानी 20 से 21। इनकी मल्टीप्लाई करी, कितना आया? 2000। इसकी मल्टीप्लाई करी 2541। अगर किसी को मैं 2000 दे रहा हूँ, वो मुझे 2541 लौटा रहा है, तो ब्याज कितना दे रहा होगा? 541। आपने कहा ब्याज दे रहा है 541 रुपए, इंटरेस्ट है ना। आपके हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 2000, पर असली में कितना था? 10,000 था ना क्वेश्चन के साथ। तो ये कह सकते हो आप 2000 का असली में मतलब 10,000 है, तो मुझे असली में 541 ब्याज का मतलब निकालना है, कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका ये कितना गुना है? 5 गुना। तो फिर ये 5 से इसका भी 5 गुना कर दो। 5 1 5 5 4 20 5 5 20 20705। आपने ये ऐसे करके किया, आप एक बार भी 3 3 1 से करना चाहते तो फिर तो 3 साल का आएगा ना। ये जो लास्ट वाली ईयर है, ये हाफ ले लिया। लास्ट ईयर 3 3 1 ही तो लगाया मैंने, उसके बाद लास्ट वाले ईयर को हाफ कर दिया, क्योंकि 2 साल तो पूरा ब्याज मिल रहा है, पर ये तीसरे साल जो ब्याज मिल रहा है इसका आधा साल का ही ब्याज मिल रहा है, इसलिए आधा किया। क्योंकि टाइम है 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब होता है 2 साल 6 महीने। तो ये जो ब्याज है ये तो 12 महीने का ब्याज है, मुझे तो 6 महीने का चाहिए, इसलिए आधा कर दिया। कोड तो 3 का ही लगाया मैंने। कल के दिन अगर एक चीज बताना, मैं तुमसे पूछूं 1.5 साल का ब्याज बताओ, 1.5 साल का, तो तुम कितने साल का निकालोगे? 2 का। पहले वाला पूरा लोगे और दूसरे को आधा कर दोगे। क्लियर है ये कि कभी 2.5 बोल दे, ऐसा बोल दे तो कैसे होंगी चीजें? कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़े। ओके ठीक। तो ये 20 जो ये 1.20 की वैल्यू है, ये कैसे आई? देखो पूरे साल का ब्याज कितना है? 10%। उसको कितने साल का चाहिए? आधे साल का। तो पूरे साल का 10% आधे साल का कितना हुआ? अगर 12 महीने में पूरे साल में, एक साल में तुम्हें ब्याज मिल रहा है 10%, मैं कह रहा हूँ मुझे आधे साल में बताओ ब्याज कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे करोगे कि कितना आ जाएगा? 10 गुना 0.5, 0.7 के नीचे 10, 10 से 10 5। पर ऐसा सोच लो ना कि पूरे साल का कितना मिल रहा है? 10%। आधे साल का उसका आधा 5%, तो 5% की वैल्यू 1/20, तो 20 से 20। अब बोल रहा हूँ सर 2 सही 1/3 अगर साल दिया हो तो कैसे? हाँ, अब जैसे 2 सही 1/3 साल दिया हो या 2 साल 8 महीने दिया हो तो कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन उसी पे आएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। अब स्क्रीन पे देखना, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है? प्रिंसिपल कितना है भाई? 8,000 है। ब्याज की दर 15% सालाना, ये सालाना दर है यानी पर एनम। और कितने समय के लिए निकालना है? 2 साल 4 महीने के लिए। भाई जब 6 महीने था तुमने सीधा सीधा आधा कर दिया था, लेकिन ये 4 महीने कुछ अलग वैल्यू है, इसको देख लेते हैं। अब पहले टेबल वाले मेथड से देखते हैं इसे। टेबल वाला मेथड है 2 साल 4 महीने का, तो कितने साल का कोड लगाना पड़ेगा? 3 साल का। तो 3 साल का कोड जल्दी जल्दी लगाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। 3 साल का कोड बोलता क्या है? 3 3 1। ये 3 साल का। 8,000 का 15% कितना हो गया? 120 1200। जल्दी कैसे निकालते हैं? पहले परसेंटेज की भी थोड़ी कैलकुलेशंस फास्ट करने के तरीके देख लो। 8,000 का कितना निकालना था? 15%।
क्या 15% को तुम ऐसे बोल सकते हो 10% प्लस 5%। 10% कितना होता है इसका 800। 10% का आधा 5, 10% का आधा 5% होता है, तो 800 का आधा 400। 10% हो गया 800, ये कितना हो गया 400। तो ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि 15% है तो कितना आ गया 1200। जैसे ही मैंने यहाँ 1200 लिखा तो 3 साल का कोड क्या कहता है, तीनों सेम होंगे 1200 1200। अब 1200 को भी 15% निकालना है, 10% कितना हो गया 120, 5% कितना हो गया उसका आधा 60, तो कितना हो गया 180। 180 और 180, 3 3 और लास्ट में क्या रह गया 1। तो इसका 15% निकालोगे कितना आ जाएगा 27। बहुत ही बढ़िया 27। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है? अब यहाँ देखना बड़े ध्यान से बोर्ड पे एक बार के लिए। तुम्हें उसने बोला 2 साल तो पूरे चाहिए यहाँ तक पूरा, पर यहाँ के 4 ही महीने चाहिए। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं कहूँ 4 महीने जैसे उसने बोला है 4 महीने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिया कि 1 साल में कितने महीने होते हैं पहले तो ये बता देना। 12 महीने होते हैं, इतनी बात पता होगी सबको, 1 साल में 12 महीने होते हैं। उसे कितने महीने चाहिए 4 महीने। तो अगर मैं 4 महीने का ग्रुप बनाऊं तो 4 महीने साल में कितनी बार आएंगे 3 बार आएंगे। तो यानी कि जब इससे पिछला क्वेश्चन 2.5 साल था, उसमें तुमने कहा 6 महीने का ग्रुप बनाओ, कितनी बार आएगा 6 महीने 2 बार, तो तुमने सीधा डिवाइड बाय 2 कर दिया आधा, है ना। तो ये कितने बाय हुआ है डिवाइड बाय 3। तो जो तीसरे साल का ब्याज है इसको 3 से भाग दे दो, 400 60 60 और 9, इनको जोड़ दो, वही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जोड़ के बता दो मुझे। मैं इसको वापस समझाता हूँ जब तक तुम जोड़ के आंसर बताओ बाकी। अब देखना 1 साल में कितने महीने 12। अगर ये बोलता 2 साल 4 महीने की जगह बोलता 2 साल 6 महीने, 29 कितना 29 2929। अब यहाँ देखना ये इसका आंसर है भाई, इसका आंसर नोट कर लो 2929। अब तुम देखना अगर वो बोलता 2 साल 6 महीने यानी 2.5 साल का, तो 6 महीने साल में कितनी बार आते हैं 2 बार आते हैं। तो इसलिए तुमने पिछले क्वेश्चन में इसको हाफ कर दिया था, ठीक है। वो जो हाफ किया था ना हमने, पता है क्यों किया था, ब्याज की दर हाफ क्यों हो रही थी वो, क्योंकि 10 साल पूरे साल का मिल रहा था, 10% पूरे साल का था, आधा साल मतलब 6 महीने, तो 6 महीने साल में कितनी बार है 2 बार, तो 5% हुआ। अब 12 महीने है, ठीक है। अब लेकिन उसे ब्याज हर 4 महीने में चाहिए, तो 4 महीने का अगर मैं 1 साल बनाऊं तो कितने बनेगा 4 महीने 8 महीने 12 बन गए ना, तो कितनी बार आए 4 महीने 3 बार। इसलिए मैंने यहाँ 3 से 3109। अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, ये वापस नोट कर लेना 3109 है इसका आंसर। ये चीज समझ आएगी भाई 12 महीने हैं लेकिन मुझे 4 महीने का बोला, 4 महीने साल में कितनी बार आएंगे 3 बार, तो इसलिए मैंने लास्ट वाले को 3 से भाग दे दिया। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? और अगर कोई इसे फ्रैक्शन वाले मेथड से करना चाहता तो 15% की वैल्यू होती है 20 से 23, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता 20 से 23। अब तीसरे साल 3 से भाग दोगे 5% रह जाएगा, तो ये 20 से 21, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, इसलिए इसको अवॉइड करना। ये कहाँ पे यूजफुल होगा मेथड वो भी बताऊंगा, वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले इसको देख लो, इसमें इस मेथड से होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन जो हमारा है वो है इधर इधर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि 8000 मूलधन है और ब्याज की दर 10% है, टाइम कितना 2 साल नॉर्मल बोला है, लेकिन अब जो एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी कि ब्याज कैसे देना है हाफ ईयर, यानी छमाही। छमाही का मतलब क्या होता है, ब्याज हर 6 महीने में देना है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के लिए एक चीज देखते हैं, इसको छोड़ दो एक बार क्वेश्चन को, इधर आते हैं। 1 साल में कितने महीने भाई 12 महीने। अगर मैं तुमसे बोलता कि मेरे को 1 साल बाद ब्याज दो, तो तुम कितनी बार ब्याज देते? 2 बार। नॉर्मल में कहता ब्याज सालाना दो मुझे, एक बार देते। लेकिन जब मैं कहूँ ब्याज मुझे हर 6 महीने में चाहिए, तो ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे 2 बार आएंगे। क्लियर है? तो अब जब उसने बोला ब्याज की दर 10% है पूरे साल की, सालाना, इसको बोलते हैं पर एनम, ब्याज की दर 10% पूरे साल की है। तो अगर मैं 6 महीने की पूछूं तो क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, है ना, सीधी सी बात। तो यानी जब भी बात आए छमाही की, तो जो भी ब्याज की दर दी होगी, इसको डब्बा बना के कहीं नोट कर लेना, कहीं इधर लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ कि तुम्हें जब भी ब्याज की दर आधी दी होगी तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। और ये आधी क्यों होगी, क्योंकि साल में 6 महीने 2 बार आ रहे हैं, तो ब्याज की दर कितनी हो गई आधी, r/2। अब इधर देखना टाइम में क्या फर्क पड़ेगा इसे समझते हैं। अब एक चीज बताओ, ये टाइम 2 साल है, देना 2 साल तक ये ब्याज तुम्हें, लेकिन जो ये तुम कोड बनाते थे ना 2 साल का 3 साल का, उसका एक्चुअल मतलब ये है कि ब्याज कितनी बार देना पड़ रहा है। अगर 2 बार देना पड़ रहा है तो कोड में बोल देता था 2 साल का, 3 बार देना पड़ रहा है तो 3 साल का। अब एक चीज देखना कितने साल है ये 2 साल। अगर मैं इसमें देखूं
तो 2 साल में 6-6 महीने कितनी बार चार आएंगे? बार 4 बार अब जाके हुए ना ये 2 साल, 2 साल अब जाके हुए कितनी बार है? 4 चार बार। बार। तो यानी ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा? 4 4 बार। तो कोड कौन सा लगेगा? 4 साल 4 साल 4 वाला वाला। कोड 641। तो लेकिन अब बार बार मान लो कल के दिन थोड़ा और बढ़ा दे तो मैं ऐसे 6-6 महीने थोड़ी बनाऊंगा। जब भी ब्याज छमाही बोले कुछ मत करना, रेट को 2 से भाग और टाइम को 2 से गुना Into। करना है। ब्याज को 2 से भाग क्यों करना है वो मैंने वहां बताया, और समय को 2 से भाग गुणा क्यों करना है वो भी वहां बताया। तो अब ये तुमने देख लिया कि कौन सा साल वाला कोड लगेगा? 4 साल वाला। वो होता है 4 6 4 1। अब देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब ब्याज की दर क्या 10% रह गई? नहीं, अब आधी नई हो गई, ब्याज की दर कितनी आ गई? 5%। 5%। अब जो भी निकलेगा 5% के हिसाब से निकलेगा। तो सबसे पहली वाली लाइन किस पे होती है? मूलधन पे ब्याज, प्रिंसिपल पे ब्याज। 400 बहुत बढ़िया। तो इसका 5% निकालना है। 8000 का 5% कितना? 400। वो जीरो का फंडा समझ अब में आया। बस उसके बाद 5% निकालते रहो। इसका 5% 20, 20 का 5% 1, और 1 का 5% कुछ पॉइंट में जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5 नहीं, 0.5 नहीं होगा, 0.05 होगा ये, 0.05। 4 बार 400 आया, कितना हो जाएगा? 16 6 बार 20, 4 बार 1 4 और प्लस 0.05, तो 1724.5 ब्याज कितना आ गया? 1724.5। क्या ये बात क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लो। छमाही हमने देख लिया। मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम अपनी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं भी कोई भी किताब उठाओगे तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक क्लास में हो पाए। अब देखना ब्याज की मूलधन कितना है? 1000। ब्याज की दर कितनी है? 16% सालाना पर एनम, और साल कितना है? सिर्फ 1 साल का ब्याज निकालना है। लेकिन इस बार कंडीशन नहीं दे दी कि ब्याज कैसे देना है? तिमाही देना है, ब्याज प्रति तिमाही देना है, क्वार्टरली। इंग्लिश में से बोलते हैं ब्याज, इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है भाई? तुम में से कोई बताओ। 1/4 होता है, 1/3 होता है कि 1/4 होता है? पहले तो ये बताना। घड़ी देखी होगी? 1/4 होता है। हाँ, घड़ी देखी होगी, ऐसे लिखा होता है 12 3 6 9, 12.5 को है ना? तो 4 बार जब हो जाता है ना पाव, जिसको बोलते हैं पाव वर लगा दो, पाव, हाँ। है ना? पाव क्वार्टर। और 12-15। हाँ, जैसे कभी वहाँ गए हो तुम ठेके में, वहाँ भी क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 250 ml। उसके बाद आधा यानी हाफ वेली को 500 ml, और फिर 750 ml, और फिर 1 लीटर। तो क्वार्टर का मतलब कितना हो गया? कि 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ देखना, मैंने कहा कि रेट है 16% पर एनम, तो पूरे साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 16% ब्याज मिल रहा है 12 महीने के लिए। लेकिन उसने बोला ब्याज प्रति तिमाही, हर 3 महीने में ब्याज देना है। तो साल में 3 महीने कितनी बार आएंगे? 4 बार। 4 बार आएंगे। साल में 3 महीने 4 बार आते हैं। तो इसलिए क्वार्टर में क्या कर देते हैं हम? रेट को सीधा सीधा 4 से भाग लगा देते हैं, और टाइम को क्या करेंगे? इनटू 4 से गुना। अगर यही चीज हाफ ईयरली होती तो क्या करता? रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। और क्वार्टर में क्या करेंगे? रेट को क्वार्टर में क्या करेंगे? सामने तो लिखा है 4 से भाग देंगे, बस ये तिमाही की जगह इंग्लिश में बोल दिया मैंने क्वार्टर, फिर 4 से गुना। तो अब बचा क्या? टाइम अगर 4 से गुना हो गया तो कितने साल वाला कोड लगेगा? 4 साल वाला। वो होता है 4 6 4 4 1। तो सबसे पहले पहला 4 किस पे ब्याज होता है? प्रिंसिपल पे। अब प्रिंसिपल पे अब नई ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? पहले तो ये बताओ मुझे। 4%। इसको 4 से भाग दे दिया तो नई ब्याज की दर कितनी आ गई? 4%। अब मेरा इस 16 से लेना देना नहीं नहीं है। अगर ये 4% मेरी अब ब्याज की दर है तो इस हिसाब से सबसे पहले 1000 का 4% कितना हो गया भाई? 40। अब 40 का 4%, 1.6। बहुत बढ़िया। 1.6 का 0.06, और अब ये और छोटा होता चलेगा तो लग रहा है इग्नोरेबल के उसके बराबर बन जाएगा, इग्नोर कर सकते हैं। निकाल दिया इसको, इससे कितना? 0.00256। ठीक है। अब देखो 4 बार 40 160, 6 बार 1.6 9.6, और ये 0.256। अब ये बहुत छोटा होता चलेगा, उसको एक बार इग्नोर ही कर दो। इनको प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा? सबको प्लस करके 1 हाँ 0.85 856
ये देखो ये बहुत बड़ा आ गया, तुम्हें ऑप्शन में इतना दिख जाएगा 169.85, यहाँ तक दिख जाएगा तो इस पर टिक मार देना। उसके आगे हमें ये वैल्यू मैंने जानबूझ के ऐसे लिखी, थोड़ा पॉइंट में जाए कैलकुलेशंस करनी पड़े जिससे समझ आए। अब एक बार रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से चीजों को, साथ ही साथ देखना। 2 साल का कोड 21, 3 साल का कोड 331, 4 साल का 4641 अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली दे रहे हैं तो रेट को किससे डिवाइड, 2 से टाइम को किससे मल्टीप्लाई, 2 से अगर इंटरेस्ट तिमाही दे रहे हैं तो फिर रेट को 4 से और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। तो यही सारी चीजें अभी तक हमने सीखी। अब इसके आगे देख रहे हैं, अब क्या देखेंगे वो भी देख लो। अभी तक जो होगा तुमने देखा ब्याज की दर 4% है, तो सारे तीनों साल 4% चल रही है। अगर वो बोले पहले साल 4 है, दूसरे साल 8 है, तीसरे साल ब्याज की दर अलग अलग हो, तब ये कोड काम नहीं करते। ऐसे केस में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। अब हम जो अगले कंसेप्ट पे पहुंच गए हैं वो कंसेप्ट है, यहाँ बोर्ड पे देखो, प्रिंसिपल कितना है 1 लाख। ब्याज के लिए दर जो दी गई है, अब हर साल अलग अलग ब्याज की दर लगेगी। पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, और तीसरे साल 16 से 2/3। ये जानबूझ के ऐसी परसेंट लिखिए 30-40 की जगह, कि तुम्हें पता चले कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, तो कितना फायदा मिलता है। अब टाइम कितना है 3 साल। अब बोल रहा है उसको CI बताना है, तो अभी याद होगा हमने एक मेथड किया, यहाँ मैं अगर लिख दूं प्रिंसिपल और यहाँ लिख दूं अमाउंट। पहले तो इनकी जल्दी जल्दी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 10%, 20%, 16/2, बहुत ही बढ़िया। जिसको इतनी वैल्यू पता है ना उसके लिए क्वेश्चन ये कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे 10 से 11। इसका मतलब 5 से 6, इसका मतलब 6 से 7। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब मेरे हिसाब से ये प्रिंसिपल रहा, ये अमाउंट रहा। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको गुणा करूं, इसकी गुणा करूं फिर बराबर रखूं, या जो चीजें कॉमन है पहले ही काट दो। कटेंगी भी कैसे, यहाँ से यहाँ नहीं, इस वाले से इस तरफ कटती चीजें। 6 से 6 जैसे एक बार गुणा करने से पहले दोनों चीजों का अंतर समझाता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई करके बताना तुम, 10, 5, 50 और 6 300, कितना आ गया 300। इधर मल्टीप्लाई करते हैं 6 7 42, तो कितना आ गया 462। अब देखो ये आ गया, इसमें थोड़ी वैल्यू बढ़ी है। ब्याज कितना मिल रहा है 162। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं कहूँगा मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 1 लाख। 300 का मतलब 1 लाख। तो 162 का मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ क्वेश्चन आसान बन सके उसको कैसे आसान बनाएंगे, इधर देखो 6 से 6 पहले ही काट दिया, और कुछ कर सकता है नहीं कर सकता। तो 10 × 5 50 और 11 × 7 77। तो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना आया 50, और क्वेश्चन के हिसाब से 1 लाख। ब्याज कितना मिल रहा है 27, तो 27 का मतलब कितना। अब देखो वहां थोड़ा काटने में मुश्किल हुई थी 300 को 1 लाख से, है ना। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से कितने टाइम्स गया 2 0 0 0, अब 27 × 2 54 और पीछे 3 0। तो खुद देख लिया होगा कि किस में जल्दी पड़ा। जब चीजें कॉमन हो तो पहले काट दो। तो ये तरीका है जब ब्याज की दर हर साल अलग अलग हो। कोड क्यों नहीं लगेगा ये भी समझ लेते हैं। कोड क्योंकि हम क्या करते हैं, जो 331 है पहले प्रिंसिपल पे ब्याज देते हैं। अब हम ये मान लेते हैं हर साल ब्याज, यहाँ पे जो लाइन है जो ऐसे हम बनाते हैं 331, ये सारे सेम क्यों होते हैं, क्योंकि ब्याज की दर सेम होती है। अब यहाँ इधर अगर मैं करता तो पहले साल 10% होती, दूसरे साल 20% होती, और तीसरे साल 16 से ही 2/3। तो इसलिए अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ कोड काम नहीं कर पाता। इस वजह से अगर अलग अलग आते हैं तो मैं उसको फ्रैक्शन मेथड से जल्दी से खत्म कर दूंगा। कि कल के दिन देखो इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकता है, वो प्रिंसिपल 1 लाख, टाइम 3 साल, रेट तीनों साल की ये, और बोल सकता है मिश्र धन बताओ, अमाउंट बताओ। ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना 50 का मतलब 1 लाख, मेरे हिसाब से मिश्र धन कितना है 77, तो 77 का मतलब कितना, तब मैं निकाल दूंगा 77 का मतलब कितना, बस 77 कर दूंगा। क्योंकि अभी मेरे को ब्याज जानना था तो मैंने दोनों के बीच का अंतर देखा, मिश्र धन जानना होता तो डायरेक्ट ये निकालता। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, नहीं आया तो रिमाइंड करके देखना, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रही है, हमने बेसिक सारी चीजें देख ली कि ब्याज 3 साल का, 2 साल का, छमाही, तिमाही और ब्याज की दर अगर अलग अलग हो। अब जो टाइप है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, समझना। किस धनराशि पर 10% सालाना दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 310 होगा। जिसको ये क्वेश्चन शॉर्ट में समझ नहीं आ रहा नोट कर लेना कि फाइंड द प्रिंसिपल
at which rate of interest is 10% per annum for 3 year and the difference of CI and SI for 3 year is 310. अब यहाँ काम आता है हमारा टेबल जो हमने पढ़ा है। कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की। तो 3 साल का कोड बताओ। 331 कुछ ऐसा बनता है 331 कुछ इस तरीके का कोड बनता है। अब मुझे एक चीज बताना, पहले यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, एक चीज समझानी है पहले। अगर जैसे मान के चलो मैं कहता जी 20,000 रुपए, ठीक है, 10% है और 3 साल का मुझे नॉर्मल बता दो तुम, ठीक है, तो तुम 20,000 का 10% यहाँ लिखते 2,000 जैसे ही आए तो 200 और 20 ऐसा कुछ टेबल बनता। अब मुझे एक चीज बताना, मैं कह रहा हूँ 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था ये पहली वाली लाइन हमेशा किसकी रहती है? एसआई की, साधारण ब्याज की। कोड में वो प्रिंसिपल की रहती है, जो कोड रहता है ना 331, तो ये पहली प्रिंसिपल पे ब्याज निकलता है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले 20,000 का 10% प्रिंसिपल पे निकलेगा। लेकिन जो एक टेबल बनता है इसमें पहली लाइन हमेशा साधारण ब्याज की रहेगी, इसीलिए तो ये हर साल सेम रहती है, हर साल ये सेम रहेगी। ये बात क्लियर है? अब मैं तुमसे कहूँ 3 साल का मेरे को सीआई बता दो, तो तुम कितना बोलोगे? सीआई 3,000। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का 3 साल का 2 3 6 2 2 अरे 331 है ना, 200 और ये 20 331 तो कितना बना है? 200 400 600 620 ये बना 6,620 रुपए बना। ये क्या बना? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का सीआई बना। अब मैं कह रहा हूँ 3 साल का एसआई बताओ मुझे। 3 साल का एसआई कितना बना? 6,000। तो दोनों का अंतर कितना बना? 620। क्या इसमें कोई समझने में तकलीफ कि 3 साल के सीआई और एसआई में इतने का अंतर है? अगर नहीं है तो इसको और शॉर्ट करता हूँ। कैसे? अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने तुमसे सीआई पूछा, तुमने कहा जी ये अभी वाला गोला देखना, 3 साल का सीआई ये है कि नहीं है? अब नीले वाले गोले में देखना 3 साल का एसआई कौन है? पहले वाला ये वाला गोला नीले कलर वाला, ये क्या है? 3 साल का एसआई। तो जब मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ तो ये पहले भी था, आज भी मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ये डिफरेंस होता है। ये देखो ना, ये बचा हुआ पार्ट, यही तो डिफरेंस आया 200 400 600 620 डायरेक्ट आया ना। मैं क्यों इतना करूं कि पहले सबको जोड़ूं फिर घटाऊं? मुझे पता है 3 साल का गोला सीआई का पूरा हो गया, एसआई का ये वाला टेबल हो गया, तो ये सीआई में भी आ रहा है एसआई में, तो इसको तो कटना ही है बाद में। तो डिफरेंस कौन सा हो गया? ये वाला सीआई एसआई का कौन सा हो गया? जो बचा हुआ पार्ट रहता है। क्या ये बात क्लियर है? है ना? कोई डाउट है? नहीं है। अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे। अब तक शायद तुम्हें वैल्यू दिखने भी लगी होगी 10,000 पे जब ब्याज निकालते हैं कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए 330 में, है ना। मान लो एक केस किसी को फिर भी नहीं दिखे, ठीक है, किसी को चीजें समझ नहीं आती हो, एक चीज तो समझनी पड़ेगी, 3 साल का कोड कुछ ऐसा रहता है 331 और 3 साल की सीआईएसआई की डिफरेंस की बात हो रही है तो कौन है? ये वाला, ठीक है, 3 साल का ही है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रिंसिपल तुम्हें ढूंढना है 10%, ये मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी मूलधन मान लो, जिसको जो मानना है, 5 7 8 10,000 1 लाख 1 करोड़ जो मानना है, पर एक चीज ध्यान रखना, जो भी वैल्यू अपनी मर्जी से मानोगे उसकी परसेंटेज तुम्हें ही निकालनी है। तो ऐसी वैल्यू मानना जो आसान हो। तो मैंने क्या किया, मैं उतनी देर से करता जा रहा हूँ, मैंने 10,000 मान लिया। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। अब 10,000 का 10% निकालना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात होगी? 1000, यहाँ पे 100 100 100 और 10, ठीक है। अब तुमने जब 10,000 अपनी मर्जी से माना, 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आ रहा है? तुम्हारे हिसाब से 310 और क्वेश्चन के हिसाब से 310। लो, ये तो बात ये हो गई कि 50 बैठ गया, 310 बराबर 310, तो यानी 10,000 का भी मतलब कितना है? 10,000। तो 10,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 3 साल का डिफरेंस इतना बनेगा। अब कोई कहेगा कि चलो ये तो रटे रटाए बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा बोल दिया, कल के दिन मान लो कोई इसको कुछ और मान रहा है, कोई कह रहा है मैं 20,000 मानूंगा, तो तब ये क्या हो जाता? 2,000 200 200 220। तुम्हारे हिसाब से अंतर कितना आया? 620। क्वेश्चन के हिसाब से 310, तो तुम्हारे हिसाब से मूलधन कितना है? 20,000। उसका मतलब कितना? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या सोचना चालू करो कि 620 का आधा है 310, तो 20,000 का आधा 10,000, तब भी आंसर आएगा। या तो ऐसे अपना नॉर्मल 310 इंटू 20,000 जो अभी नहीं सोच पा रहे, बटे में 620, तो 310 से 2 बार 2 से 10,000। पर तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा क्योंकि जो बच्चे रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, बहुत कॉमन बात है। क्लियर है इतनी बातें? इसको नोट कर लो, अभी इसी कंसेप्ट पे थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। उसी टाइप में हमारा अगला क्वेश्चन, जल्दी करेंगे इसे थोड़ा। प्रिंसिपल ढूंढना है किस धनराशि पे 10% सालाना ब्याज की दर से
3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर कितना है 992। अब 3 साल की बात हो रही तो जल्दी कोड बनाया 331 और 3 साल का अंतर कौन सा होता है ये वाला बोला। अब अपनी मर्जी से मैं कितना भी मान लूं। अब इसमें देखो एक ट्रिक और है, जैसे एक कई बार क्या होता है बच्चे कहते हैं अपनी मर्जी से कितना माने, तो तुम पता है क्या क्या करो 10% है ना एग्जैक्ट आंसर आने के लिए 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 1/10 है तो जो नीचे होता है इसको जितने साल के लिए बोले ना उतने को गुणा मान लो 10 × 10 × 10। 3 साल के लिए बोला है तो 3, 4 के लिए बोलता तो इंटू 4। ये कहाँ पे काम आएगा, ये वहाँ पे काम आएगा जहाँ परसेंटेज अटपटी आ जाएंगी थोड़ी, जहाँ 16 सही 2/3 ऐसी परसेंटेज आ जाएगी, ये वहाँ काम आएगा। एक काम करते हैं वही क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसे पॉइंट में जाएगा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ मैं जिससे तुम्हें चीजें थोड़ी क्लियर हो। इसको 992 रहने दूँ या कितना करो, चलो छोड़ो देखी जाएगी, पॉइंट में जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3%, टाइम है 3 साल। अब मैं जो भी वैल्यू मानूंगा मुझे पता है कि उसका कितना निकालना पड़ेगा 16 सही 2/3। यहाँ देखना है इसका शॉर्ट तरीका देख लो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। कितने साल की बात हो रही है 3। तो जो नीचे है डिनोमिनेटर में हर में इसको मैं 3 बार मान लूंगा कि इसकी पावर मूलधन नहीं, मूलधन आप यहाँ पावर 3 बोल लो या फिर ऐसे मूलधन आप मान लोगे 6 × 6। अब इससे फायदा पता क्या होगा, पहला जब तुम ब्याज निकालोगे तो तुम इसका कितना निकालोगे 1/6, क्योंकि 16 से 2/3 कितना होता है 1/6। 6 से 6 कट गया सीधा सीधा तो कितना आ गया 36 है ना, या फिर इसको 36 लिखने के बजाय 6 × 6 ही लिख दो, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। अब अगली बार इसका 1/6 निकालोगे तो कितना आ गया 6 6 6 और इसका 1/6 1। ये फायदा होगा, ये निकाल देगा। वापस देखते हैं एक बार, यहाँ पे कितना था 6 × 6 × 6। सबसे पहले मैंने उसका 16 सही 2/3 निकाला है 1/6, तो 1 6 से 1 6 कट गया, बचे कितने 6 × 6, यही यहाँ पे आ जाएगा 6 × 6 6 × 6। अब इसका R% निकलता है तो इसका भी 1/6 निकाला तो 6 से 6 कट गया, कितना बचा 6 6 6। अब इसका 1/6 तो ये उन फ्रैक्शन वैल्यू के लिए है जब यहाँ पे 10 20 जैसी ना दी गई हो, कुछ ऐसी परसेंटेज वैल्यू दी गई हो अजीब हो। अब तुम्हारे हिसाब से अंतर कितना है 6 18 19 है। 19 का मतलब कितना 992। तो तुम्हें किसका मतलब निकालना है 6 × 6 × 6 कितना होता है 216। 216 का सीधे मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। कुछ पॉइंट में जाएगा क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू अभी चेंज करी क्वेश्चन की। समझ आई होगी ये चीज, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है तीनों को? यस सर। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब CISI के अंडर में जो हमारी नई टाइप है उसको एक बार ध्यान से देख लो। वो कह रहा है 8,000 रुपए की धनराशि पे 2 साल के लिए 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 80। अब बोल रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो। इससे पहले क्या ज्ञात करने को बोल रहा था मूलधन है ना प्रिंसिपल, अब क्या दे दिया दर ज्ञात करो। तो हमारा तरीका बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये 2 साल का अंतर है। 2 साल का कोड कितना होता है 21 तो टेबल कुछ इस तरीके का बनेगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो अब मुझे एक चीज बताना, हाँ तो इसमें 2 साल के साधारण ब्याज, एक मिनट ये हाँ ठीक है आप स्टार्ट करते हैं। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 80। और देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा, साधारण ब्याज ये रहा, तो अंतर क्या रह गया 80। ये वाला, यानी अंतर कितना बता दिया तुमने 80। क्लियर है? अब देखना मूलधन कितना है 10 है 8,000 मूलधन है 8,000। अब यहाँ ध्यान से देखना, तुम्हें पता है इसका कितना परसेंट निकालते हो तुम R% जो भी होता है, और फिर जो भी यहाँ आता है उसका R%, वो कितना है 80। तो भाई ये ऐसा लिखा जा सकता है 8,000 का R% का R% बराबर 80। 3 0 से 3 0 गए, ठीक है। उसके बाद 8 से कितनी बार चला गया 10 बार, कुछ गलत काटा मैंने ना, सही काट रहा हूँ, ठीक है 10 बार काट दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये 0 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, R² बराबर 100, R का मान कितना आ गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। अगर जिसमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्किल है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन देख के समझ सकता है, वो ऐसा ऑप्शन तो लिखे होंगे ना क्वेश्चन में, ऐसे 10 15 20 25। तुम अगर सोचोगे 8,000 का 10% 800, 800 का 10% 80, तो ये करना पड़ेगा। हाँ 80 तभी बनेगा। हाँ ये भी कर सकते हो 8,000 बराबर, ये कैसे करोगे? हाँ इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? नहीं है तो एक बार वापस रिवाइज करना। मैंने कहा 8,000 का R% निकाल के यहाँ रखते हैं और जितना भी यहाँ आता है उसका R% यहाँ लिखते हैं।
8000 का R% बराबर 80। बस फिर कटिंग करिए। इसी टाइप में हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कह रहा है 22,500 रुपए की धनराशि पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब इधर देखना, इससे पिछले क्वेश्चन में तुम्हें 2 साल का कोड तो पता ही है, Yes, पता है ये कितना है 36। अब 22,500 का यहाँ पे तुमने R% निकाला होगा और फिर उसका R% निकाला होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ 22,500 का R% बराबर 36। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, 9 से 4 बार, तो R² बराबर 4 × 4, तो R का मान कितना आ गया 4%। बहुत बढ़िया, R का मान कितना आ गया 4%। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये जल्दी जल्दी बन रहे हैं, तो चीजें समझ आ रही हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि 2 साल का अंतर इतना है, ये सब है ना। अब बात ये आती है कि कई बार ये हो जाता है कि इस मेथड से ये वाला आसान पड़ेगा, दूसरे मेथड से दूसरी कोई चीज आसान पड़ेगी। आर क्यों मिल जाएगा? अगर ना फिर R³ नहीं होगा ना भाई, जैसे अगर 3 साल का दिया होता इसका, ये क्योंकि तीसरे साल में इसका एक्स्ट्रा भी आ जाता है ना यहाँ पे, तो इसलिए 3 साल के में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, वहाँ दूसरा क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि मान लो जैसे 3 साल का टेबल होता है, ये है अब 3 3 1 ये होता है। अच्छा ये सिर्फ 2 साल हाँ, क्वेश्चन ही इसमें बनेगा ये। इतना ही बनता है। हाँ, क्योंकि अब इसका R% यहाँ आएगा, इसका R% यहाँ आएगा, अब तुम कह रहे हो इसका R% यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे जब 3 साल के डिफरेंस की बात होगी तो ये 2 वैल्यू भी तो होगी, इनका भी तो ये % है। क्या ये चीज़ क्लियर हुई भाई? अभी 2 साल का था तो इसका एक ही बार R% निकलेगा तो डिफरेंस आ जाएगा। अगर 3 साल का कोड होता 3 3 1 तो इसका यहाँ पे R% निकाल दिया, लेकिन फिर इसका भी तो R% होता, फिर इसका यहाँ पे होता, इसका सॉरी यहाँ होता, एक इस वाले का होता यहाँ पे, तो इसलिए 3 साल में क्वेश्चन नहीं बनता है, ये 2 साल में बनता है। क्लियर हो गई होंगी बातें। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है इस टाइप के क्वेश्चन। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन एक बार। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर कोई धन 8 साल में 3 गुना हो रहा है, तो बताओ कितने साल में 9 गुना हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। 8 साल में कितना गुना हो रहा है भाई? 3 गुना। अगर कोई धन मैं कह दूं 1 रुपया है, मूलधन कितना है 1 रुपया, वो हो जाता है 3 गुना, यानी 3 हो जाता है। अमाउंट कितनी बन जाती है? मिश्रधन कितना हो जाता है 3। और ऐसा होने में कितना साल लगते हैं? 8 साल का समय लगता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? मैंने माना मैंने किसी को 1 रुपया दिया है तो मुझे 8 साल बाद वो कितना लौटा रहा है? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की सेम चीज रहती है। अगर जो ब्याज का रेशियो बन गया ना, मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है, वो रेशियो अगर वही टाइम पीरियड रहेगा तो हर बार सेम रहता है। अब मुझे बताना 8 साल में 3 गुना हो रहा है, अब अगले 8 साल में भी कितना होगा? 3 गुना होगा, तो 3 का 3 गुना 9, और अगले 8 साल में भी कितना होगा? उसने वैसे 9 ही गुना बोला है ना, तो बताओ कितने साल में 9 गुना? तो 9 गुना हो गया, तो 8 साल ये रहे, 8 साल ये रहे, कितना साल लगे? 16 साल। कितने साल लगे? 16 साल। मान के चलो क्वेश्चन बोलता है 27 गुना। 9 गुना में तो देखो क्या हुआ, देखो 8 साल में 3 गुना हो रहा है, अगले 8 साल में भी क्या होगा? 3 गुना, तो टोटल 16 लग गए। अगर वो कहता 27 गुना तो मैं 9 का फिर 3 गुना करता, 27 और साल कितने लगते? 8 साल, फिर कितना हो जाए? 24। अब एक चीज जो मुझे इस क्वेश्चन में समझानी है, उसके लिए ध्यान देना। कल के दिन यहाँ पे 9 गुना की जगह 27 गुना की जगह मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर बोल देता, मैं कुछ बोल देता 243 गुना, तो मैं ऐसे एग्जाम में ऐसे बनाते थोड़ी रहेंगे, ये तो बहुत लंबा पड़ रहा है, हमने देखा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। पहले से नॉर्मल 9 कितना था? 9 गुना ना, 9 गुना के लिए रखते हैं। 9 गुना के लिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? याद देखो, आपने कहीं 1 साल में 3 हो रहा है, मतलब 8 साल में 1 से 3 हो रहा है। क्वेश्चन जितना भी गुना पैसा चाहेगा ना, वो कितना गुना जा रहा है? 9। क्वेश्चन अभी 9 बोल रहा है, कल के दिन 27 बोले, जो भी बोले, मुझे उसको इसकी पावर में लिखना है। 9 को तुम 3 की पावर में कैसे लिख सकते हो? 2। कैसे? बस भाई क्वेश्चन को पैसा चाहिए था 9 गुना, तो 9 को तुमने इस 3 की पावर में लिखा 2, तो जो भी ये पावर होगी ना, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर साल से कर दोगे, तो 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आया? 16। अब जैसे एक बार और पूछता हूँ, कल के दिन मान लो ये 9 की जगह उसने बोला होता है 243, ठीक है? तो मेरे को पता है, यहाँ देखना मोड में, 3 गुना होने में 8 साल लग रहे हैं, ठीक है? कल के दिन वो बोल रहा है 243, तो 243 को मुझे 3 की घात में लिखना है, तो 3 की घात कितनी होती है? 5। 3 की घात 5 ही तो 243 होता है, तो 5 × 8 40 साल का समय है। क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको तुम करना।
अब जो अभी क्वेश्चन कराया उसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखना यहाँ बोलना कोई धन 5 साल में 2 गुना हो रहा है। 5 साल में कितना गुना हो रहा है? दो। 2 गुना। मुझे कितना गुना चाहिए? 8 गुना। गुना। 8 को 2 की घात में लिखना है, तो 2 की घात 3, तो घात की मल्टीप्लाई टाइम्स हो जाती है। 3 × 5 15। 15 आंसर हो गया। क्या कोई डाउट है? नहीं। अगर किसी को ये वाला मेथड दिक्कत दे रहा है तो वो ऐसे ही कर लो, 1 से 2, फिर अगला 2 4 होगा, मतलब दुगना कितना होता है 2 का 4, 5 साल का समय लगेगा, फिर दुगना 8, फिर 5 साल का, तो 5 10 15। पर ये बहुत लंबा मेथड है, इसमें टाइम लगता है। इस मेथड को समझने की कोशिश करना। जो हमारी टाइप चल रही है उसी में एक हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है? क्वेश्चन पढ़ना। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर कोई धन 15 साल में 2 गुना हो जाता है, तो बताओ 45 साल में कितना गुना होगा। इससे जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें वो साल पूछ रहा था और गुना बता रखा था। अब उसमें साल बता दिया और गुना पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। 15 साल में कितना हो रहा है भाई? 2 गुना। 2 गुना होने में कितने साल लग रहे हैं? 15। तो वो कह रहा है 45 साल में। कितने साल में? 45 साल में कितना गुना हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताना, इससे पिछले क्वेश्चन में ये जो 45 साल आ रहा था, ये कैसे आ रहा था? यहाँ पे जो भी पावर रही होगी, मैं मान लेता हूँ n जो भी पावर थी उसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा था, तो ये आ रहा था। तो अब 15 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करी होगी जो 45 रहा होगा? 3। तो यानी यहाँ पे 2 की पावर कितनी रही होगी? 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। एक बार फिर समझा रहा हूँ। इससे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें ऐसे दिया था क्वेश्चन कि कोई धन 15 साल में 2 गुना हो रहा है, ये दिया था। कोई धन 15 साल में 2 गुना हो रहा है, तो बताओ 8 गुना। 8 गुना को मैंने कहा था 2 की घात 3 लिख दो। 8 साल में, मतलब 8 गुना कितने साल में होगा, ये क्वेश्चन था। अब 8 को तुमने 2 की घात 3 लिखा, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी थी, तभी तो आंसर कितना दिया था? 45। अब उसने क्वेश्चन बदल दिया। अब उसने बोल दिया साल, यहाँ पे साल बता दिया। तो मुझे पता है जो भी इसकी घात रहती है उसकी मल्टीप्लाई होगी, ये आता है। तो 15 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करी होगी? 45 वाला 3, तो यानी 2 की घात 3, यानी कितना गुना? 8 गुना। तो क्वेश्चन ऐसे घूम कर भी आ जाता है, इसको नोट कर लो। एक और ऐसा दे रहा हूँ और फिर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पिछली टाइप का, यहाँ देखना 3 गुना कितने साल में हो रहा है? यहाँ लिखा 12 साल में। तो वो कितना गुना कह रहा है? 36 साल में 12 साल, यहाँ आ गया 36 साल। 12 से क्या मल्टीप्लाई करी होगी? 36 से 3, तो यानी यहाँ पे 3 की पावर कितनी रही होगी? 3 की पावर 3 27। क्या ये चीजें क्लियर हो गई होंगी? इस टाइप के जो गुना वाले सवाल हैं, कितना गुना, ऐसे ही एसआई में आते हैं, पर वो दूसरे तरीके से होते हैं, उसमें ये चीज लागू नहीं होती। तो इन दोनों का अंतर समझना, जब एसआई पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसके साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने एक साथ 5-6 टाइप कर लिए, तो इसको रिवाइज करना, फिर आगे अगले वाले पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करेंगे। इधर देखना क्या बोल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी धन पर 30 वर्ष में 30 वर्ष चेक कर लेते हैं। 6 साल में 4 गुना हो जाता है। 30 बिल्कुल गलत उत्तर है। यहाँ देखते हैं 6 साल में 4 गुना हो जाता है। अब उसे कितना गुना चाहिए? 32 गुना। तो 4 की घात कितनी करूं कि 32 हो जाए? भाई 4 की घात 2 करोगे तो 16 होगा, 3 करोगे तो 64 होगा। तो तुम्हें पता चल गया जो हम अभी तक कर रहे थे कि इसकी घात कितनी करूं, समय की मल्टीप्लाई करूं, तो घात बन ही नहीं पा रही। ऐसा भी केस आ सकता है ना जब घात ना बन पाए, तो तब क्या करेंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं तो उसमें ना दूसरी टाइप कराएंगे, उसके थ्रू ये क्वेश्चन हुआ। कैसे? कोई धन यहाँ देखना 4 गुना हो रहा है कितने साल में? 6 साल में। अगर मुझे ये जो 32 दिख रहा है, क्या अगर मैं 2 की घात कुछ लिखूं तो 32 पहुंच सकता हूँ? है ना? देखते हैं एक बार, शायद 48 भी नहीं है, चेक करो। अब क्या देखते हैं, यानी अगर मैं इससे पीछे जाऊं, मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 की घात 2 रहा होगा, 4 तभी तो बना। और जब ये 4 रहा होगा तो 6 किससे इसकी ऐसी मल्टीप्लाई हुई होगी? 2 की मल्टीप्लाई हुई है तो पता चल रहा है। तो कितने साल की होगी कि 6? 3 की। कितने की? 3 की। तो तुम्हें पता चल गया कोई धन 2 गुना होता है कितने साल में? 3 साल में। तभी तो 6 साल में 4 गुना हो रहा है कि 2 की घात 2। फिर से बता रहा हूँ, जब पावर ना बने ना तो हम जो दिया उससे पीछे की तरफ आते हैं। कैसे? इधर देखते हैं वापिस से। 1 की घात 4, ये 4 है। अब मुझे पता है 4 की कितनी भी घात कर लूँ 32 नहीं बनेगा, लेकिन 2 की घात से बन जाएगा। तो इससे एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ मैं। अगर जैसे ये लिखा है 6 साल में 4, इससे पीछे आना चाहूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ साल रहे होंगे जिसकी मल्टीप्लाई 4 ऐसे रहा होगा, ये 2 की घात 2 इस पावर से हुई होगी, तो जाके ये 6 बना है। यहाँ पे ये 2 रहा होगा, तभी तो 4 को 2 की घात 2 लिखा। अब ये जो 2 है किस नंबर की ऐसी मल्टीप्लाई हो 2 से कि 6 बन जाए? 3। तो तुमने कहा कि वो यानी 3 साल में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। अब तुम्हें कितना चाहिए? 32 गुना। तो 32 को 2 की घात कितना लिखोगे? 5। तो 5 × 3
15। तो 15 साल में ये काम होगा भाई, 15 साल में होगा। समझ गए सर। जिसको समझ नहीं आया रिवाइंड करना, और फिर भी समझ नहीं आया तो एक इसका तरीका देख लो, जो लंबा वाला तो है नहीं, पर समझोगे तो ऐसे हो जाएगी चीज कि यहाँ देखना 4 साल में कितना, मतलब 4 गुना कितने में हो रहा है, 6 साल में। अगले 6 साल में भी क्या हो जाएगा, 4 गुना होगा ना, 16 हो जाएगा। मुझे कितना होना चाहिए, 32। तो अगर मैं यहाँ पे इसका अभी मैं 4 गुना करता था, अब मैं आधा गुना कर रहा हूँ, यानी 2 गुना ही कर रहा हूँ, तो 32 हो जाएगा। हाँ। तो साल भी कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो 6 6 12 और 3 15। 15। या तो ऐसे कर लेना कि भाई 4 गुना हो रहा था, 4 गुना उसका आधा गुना किया तो साल भी आधे कर दिए, तो 6 6 12 और 3 15। तो जितने भी टाइप कराई हैं इनके क्वेश्चंस जरूर करना कि पहले सीआई का स्टार्टिंग से देखना कि क्या कोड होता है, कोड लगते कैसे हैं, 3 साल का सीआई का डिफरेंस, उसके बाद छमाही, तिमाही, फिर ब्याज 3 गुना 4 गुना। और इसमें अभी भी बहुत टाइप रहनी है, जिसमें वो बोलता है कि अगर कोई धन 10 साल में इतना होगा और 20 साल में इतना होगा, 10-20 वाली चीज़ें आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो हम करेंगे अभी प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो वाली। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।